फीवर स्टोरीज। आजाद हिंद, भगत सिंह की कहानी, तिरंगे की जुबानी। 17 दिसंबर 1927 को सैंडर्स की हत्या की गई थी, जिसमें सुखदेव अकेला ही जाना चाहता था, लेकिन उसे रोक दिया गया। अब असेंबली में बम फेंकने के लिए भी वो जाना चाहता था, मगर उसकी एक नहीं सुनी गई। वो चाहता था कि इस काम के लिए भगत जाए, लेकिन आजाद नहीं मान रहे थे। कई मीटिंग्स के बाद आखिरकार यह तय हुआ कि असेंबली में बम फेंकने के लिए बटुकेश्वर दत्त और भगत का जाना ही बेहतर है। सैंडर्स की हत्या के 3 महीने बाद आखिरकार सुखदेव की जिद मान ली गई। वो इतना जिद्दी था कि आखिरी बार भगत से मिलने भी गया। 8 अप्रैल, कुदसिया गार्डन। तुम्हारी जिद मान ली गई है, अब तो खुश हो सुखदेव। आखिरी बार भगत और बटुकेश्वर को देख रहा हूँ। क्या ये खुशी की बात हो सकती है? आजाद भाई ने कहा था ये काम बड़ी सावधानी से करना है। अब जल्दी से यहाँ से निकलो सब। नहीं, मैं भगत को असेंबली तक छोड़कर आऊंगा। भगत, क्या तुम इस सन की बात से सहमति रखते हो? क्या ही फर्क पड़ता है? क्या तुम बटुकेश्वर? अरे भाई, मुझे परेशान मत करो। मैं बम फेंकने के बाद के अपने डायलॉग याद कर रहा हूँ। यार, ये बटू तो ऐसे घबरा रहा है कि जैसे इसके रिश्ते वाले आ रहे हैं। तुमने पर्चे वगैरह सब अपने कोट में रख लिए ना भगत? हाँ, सब कुछ रेडी है। बम ठीक है? बिल्कुल स्वस्थ, मेरी तरह। बातें बहुत हो गई। लाहौर से खाना लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, जल्दी खा लो, फिर तो मेरे हाथ का खाना जेल में ही खाने को मिलेगा। भगत और बटुकेश्वर किसी लाला को लूटने नहीं जा रहे थे, दिल्ली की विधानसभा में बम धमाका करने जा रहे थे। लेकिन ये सब पागल क्रांतिकारी इतने निर्भीक और निडर थे कि मौत भी इनका चेहरा देख ले तो शर्मा जाए। कुदसिया गार्डन में उस समय पिकनिक का सा माहौल था। अगर किसी का चेहरा गंभीर था तो वो था सुखदेव का। क्या सोच रहा है सुखदेव? तेरे लेटर मिला यार। प्यार को लेकर बड़ा लंबा चौड़ा भाषण दिया तूने उसमें। अबे, तूने भी तो उस दिन मुझे लंबी लंबी फेंकी थी कमीने। तूने मेरे मुंह पे मुझे कायर बोला था, याद? अपनी भूल गया? देख यार, प्यार ना दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज है पगले। ये आपको कमजोर भी कर सकती है और आपकी ताकत भी बन सकती है। ये आपके नजरिए की बात है कि आप उसे कैसे लेते हैं। देख, मैं तुझे कहना चाहता हूं मेरे भाई कि मेरा प्यार, मेरी चाहत, मेरी मोहब्बत, मेरी आशिकी सब कुछ हिंदुस्तान की आजादी है। लेकिन हाँ, मैं प्रीत को पसंद करता हूं, और करूं भी क्यों ना, वो है ही ऐसी। पर प्रीत तुझसे शादी करने की राह देख रही है। हाँ, लेकिन अब नहीं दिखेगी। तू कैसे कह सकता है? क्योंकि अब वो मेरी तरह क्रांतिकारी बन गई है। क्या तूने उसे भी अपने जैसा बना दिया? नहीं नहीं, मैंने नहीं, उस प्यार ने जिसकी तू बुराई कर रहा था। अच्छा, एक बात पूछूं? पूछना। जिंदा बचा तो क्या करेगा? मेरे आने तक क्या तू जिंदा बचा रह पाएगा? चाहत तो यही है कि तेरे साथ फांसी चढ़ूं। झूठ बोलता है कमीना। एक दिन मुझसे कह रहा था कि तुझसे पहले फांसी चढ़ना चाहता है। अरे, जानता हूं इस कमीने को, ड्रामेबाज जिद्दी कहीं का। पर यार, दुख बस एक बात का रहेगा। कैसा दुख? तेरी जगह राजगुरु जाना चाहता था। उसने इंग्लिश में डायलॉग भी याद कर लिए थे यार। बेचारे की मेहनत बेकार ही गई। भगत और बाकी लोगों को इस तरह से खुशी से हंसते देख भगवती भाई भावुक हो गए थे। वे खुद को रोने से नहीं रोक पाए। उन्होंने भगत और बटुकेश्वर दोनों को अपनी बाहों में भर लिया और उनके माथे को चूमते हुए कहा, मर जाना कॉमरेड, मगर किसी भी तरह जीत कर आना। तभी दुर्गा भाभी आगे बढ़ी। उन्होंने फल वाले चाकू से अपना अंगूठा काटा और भगत और बटुकेश्वर के माथे पर तिलक लगा दिया। दोनों ने झुककर उनके चरणों की धूल को अपने माथे से लगाया, धरती को चूमा और पलटकर पार्क के पीछे के रास्ते से ही गायब हो गए। नेशनल असेंबली, 8 अप्रैल, सुबह के 10:30 बजे। नीली शर्ट और खाकी शॉर्ट्स पहनकर दोनों नेशनल असेंबली के प्रांगण में दाखिल हो चुके थे। आज 2 काले कानूनों का फैसला हुआ था, जिनमें से एक सभी हिंदुस्तानियों के आंदोलन का अधिकार समाप्त करता था और दूसरा बिना सवाल जेल का परमिट देता था। असेंबली के चारों तरफ लोगों की भीड़ इकट्ठा थी।
सभी इंतजार में थे कि इस जंग में कांग्रेस जीत पाएगी या फिर अंग्रेज। भगत और बटुकेश्वर ने ऐसे कपड़े पहने थे कि वे स्टाफ मेंबर्स लगे। इतना सीधा होकर मत चल बटुकेश्वर, मस्ती से चल, वरना उन्हें शक हो जाएगा। अगर उन्होंने पकड़ लिया तो बम यही फोड़ना पड़ेगा। अगर पकड़े गए ना तो बम का आइडिया कैंसिल समझ। बम फेंकना किधर है? हम सीधे विजिटर गैलरी में जाएंगे और प्रोसीडिंग शुरू होने से पहले खाली पड़ी सीट्स पर बम फेंकेंगे ताकि किसी को कोई नुकसान ना हो। हम शायद आजादी नहीं देख पाएंगे। काश हम क्रांतिकारी अमर होते। फिक्र मत कर, तेरा शरीर मर जाएगा मगर तेरे विचार, तेरी कहानी कयामत तक जिंदा रहेंगे बटुकेश्वर। थोड़ी देर बाद दोनों विजिटर गैलरी में मौजूद थे। असेंबली खचाखच भरी थी। भगत और बटुकेश्वर को सिर्फ 11 बजने का इंतजार था। जैसे ही अंग्रेज सभापति अपनी सीट पर आकर बैठा, भगत ने अपने कपड़ों में छुपा हुआ बम निकाला और असेंबली की खाली पड़ी जगह पर पिन निकालकर फेंक दिया। तेज धमाका हुआ। पूरी असेंबली धुएं से भर गई थी। लोग चीख रहे थे मगर अपनी जगह से हिल नहीं पा रहे थे। डाउन विद इंपीरियलिज्म! अंग्रेजों भारत छोड़ो! इंकलाब जिंदाबाद! इंकलाब जिंदाबाद! जब धुआं छटा तो उन दोनों के चेहरे देख न सिर्फ अंग्रेज असेंबली मेंबर्स बल्कि जिन्ना, मोतीलाल नेहरू जैसे लोग भी भौचक्के रह गए थे। 20-21 साल के दो नौजवान विजिटर गैलरी से चिल्ला चिल्लाकर पर्चे उड़ा रहे थे जिन पर लिखा था कि बहरों को सुनने के लिए तेज धमाके की जरूरत होती है। उन दोनों के पास गन थी लेकिन उन्होंने उसे हाथ तक नहीं लगाया। लगभग 20 मिनट तक वे दोनों गैलरी में अकेले ही खड़े रहे लेकिन किसी पुलिस वाले की हिम्मत नहीं हो रही थी कि उनके करीब तक भी पहुंच सके। अप्रैल की गर्मी और बम के असर से असेंबली का जो तापमान बढ़ा था उससे अंग्रेज अफसरों के पसीनों से खौफ की खुशबू आ रही थी। दोनों लड़के मुस्कुरा रहे थे। दो पुलिस वालों ने डरते डरते उन दोनों को जाकर गिरफ्तार किया। उन्होंने कोई विरोध नहीं किया, सिर्फ नारे लगाए, इंकलाब जिंदाबाद! इंकलाब जिंदाबाद! एक बार गिरफ्तार होने के बाद पुलिस वालों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था और उन्हें भारतीय भीड़ के सामने बड़ी बेइज्जती के साथ बाहर लाया गया। मगर इन दोनों के ही चेहरे पर शिकन तक नहीं थी। सुखदेव की जिद के अनुसार भगवती भाई और दुर्गा भाभी असेंबली के बाहर ही एक घोड़ा गाड़ी में बैठे थे जबकि सुखदेव साइकिल पर खड़ा भगत को देख रहा था। पुलिस वाले उसे धकेलते हुए ले जा रहे थे। एक्शन कैसा रहा बताओ? एक्शन कामयाब रहा। और भगत और बटुकेश्वर वो ठीक तो है ना? उन दोनों को डंडों से पीटते हुए घसीट कर ले जाते देखा है मैंने अपनी आंखों से और मैं कुछ नहीं कर पाया। वो दोनों जिंदा हैं, हमारे लिए यही काफी है। वो दोनों खुद को संभालने की ताकत रखते हैं। मुझे उन पर पूरा यकीन है। कोर्ट में पेशी के दौरान वो हमारा मैसेज आवाम तक पहुंचाने में कामयाबी हासिल करेंगे। और फिर उसके बाद क्या? तुम बताओ, तुम क्या चाहते हो? मैं क्या चाहता हूँ मायने नहीं रखता। आप सेनापति हैं, आप क्या चाहते हैं वो बताइए। औंधी बातें कर रहे हो तुम। मुझसे झगड़ना चाहते हो? उन दोनों की गिरफ्तारी का गुस्सा मुझ पर निकालने आए हो? आप बड़े हैं, मैं क्यों झगड़ूंगा आपसे। और गुस्सा तो इतना है कि कोई मुझे छू ले तो जलाकर राख कर दूंगा। मैं बस ये पूछ रहा हूँ अगली कुर्बानी किसकी होगी? मुझसे जबान लड़ाता है बेवकूफ लड़के। मरने का इतना ही शौक है तो जाना, जा इरविन को उड़ा दे। उड़ाएंगे, हम इरविन को जरूर उड़ाएंगे। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम भगवती? इरविन को मारना गुल्ली डंडा खेलने के बराबर समझ रखा है क्या? अभी मुझे नहीं पता कि ये मैं कैसे करूंगा मगर मुझे करना है। मैं आपकी तरह सेनापति नहीं हूँ जिसके अपने 2-4 सैनिकों के मर जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपनी टुकड़ी का कमांडर हूँ। मेरे लिए हर जान मायने रखती है। मेरे कॉमरेड्स के शरीर पर पड़ी हर बार का दर्द भी मैं अपनी चमड़ी पर महसूस करता हूँ। जूनियर कमांडर भगवती चरण वोहरा, अपनी औकात में रहो। आपके चिल्लाने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है सेनापति। भगवती चरण वोहरा जो एचआरए में मैनेजमेंट, डिसिप्लिन और तहजीब के मामले में सबसे आगे माने जाते थे, आज पहली बार सेनापति आजाद को उनसे विद्रोह की खुशबू आ रही थी। भगत सिंह की ये जिंदगी आगे क्या मोड़ लेती है ये मैं यानी तिरंगा आपको बताऊंगा अगले एपिसोड में। तब तक सुनते रहिए। जय हिंद।
आप सुन रहे हैं आजाद हिंद भगत सिंह की कहानी तिरंगे की ज़बानी, ओनली ऑन फीवर स्टोरीज।